अब एक सरसरी नज़र संक्षिप्त में सार्क के कार्यों पर डाल दें। सार्क ने क्या क्या काम किए हैं जब से इसकी स्थापना हुई है 1985, यानी अभी तक लगभग इसके 35 वर्ष हो चुके हैं। 35 वर्ष के काल में इसने क्या क्या कार्य किए। पहला, क्षेत्रीय जनता के कल्याण और जीवन स्तर के सुधार के लिए कई कार्य किए। कार्यों पर हम विस्तार से न जाएं, पर इतना जानें कि जनता के विकास और उनके कल्याण के कार्य। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए कई कार्य किए। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तीसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और टेक्निकल समिति के माध्यम से किया है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में 20वीं-21वीं शताब्दी में पर्यावरण का मुद्दा एक विश्वव्यापी मुद्दा, एक बहुत बड़ी समस्या बन बैठा है। पर्यावरण से जिस प्रकार दुनिया खेल रही है विकास के नाम पर, वह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। बढ़ते हुए ग्लेशियर, बहते हुए ग्लेशियरों की संख्या बढ़ गई है। महासागरों में जो जल का स्तर है वह ऊपर जा चुका है। विश्व का तापमान का औसत बढ़ चुका है। लाखों पेड़ प्रतिवर्ष विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं। भूमि दर भूमि सीमेंट का कार्य हो रहा है। इन सब के मद्देनजर रखते पर्यावरण का बैलेंस कैसे बनाए रखना, इसको लेकर टेक्निकल समिति जो बनी है उसने बहुत अहम काम किया है पर्यावरण के क्षेत्र में। उसके बाद चौथा कार्य, कृषि, दूरसंचार और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई काम हुए हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में बहुत काम की गुंजाइश है और बहुत होना है। जितनी गुंजाइश है उसकी तुलना में शिक्षा, कृषि और दूरसंचार के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है, लेकिन एक शुरुआत हुई है। और चूंकि इस क्षेत्र का मुख्य मुद्दा, इस क्षेत्र का मुख्य जो व्यवसाय है वह कृषि है और मुख्य समस्या शिक्षा है, इस क्षेत्र में सार्क को बहुत कार्य करना है। अगला, साफ्टा की स्थापना, संधि। साफ्टा जो संधि हुई जिसमें मुक्त व्यापार प्रारंभ होने का प्रस्ताव हुआ है, अभी तक वैसे ये पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो पाया है। कई तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन एक प्रस्ताव तो बना है जिसे कम से कम सैद्धांतिक तौर पर सार्क देशों ने स्वीकार कर लिया है। छठवां बिंदु, सार्क के देशों द्वारा जो कार्य किया गया वह है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास। इस दिशा में भी बहुत सी कमियां हैं। राज्याध्यक्षों ने विभिन्न देशों के समय समय पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया है इस मंच पर, लेकिन दुर्भाग्य से दक्षिण एशियाई क्षेत्र आतंकवाद का, बढ़ते हुए आतंकवाद का एक अड्डा बन रहा है। सार्क के बीच में एक चिंता का विषय है और इसको लेकर भी सामूहिक प्रयत्न, सामूहिक प्रयास करने की गुंजाइश है और कुछ प्रयास किए भी जा रहे हैं। सातवां बिंदु, परमाणु निःशस्त्रीकरण के कार्य में सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निश्चय। परमाणु निःशस्त्रीकरण, इस सार्क देश की यदि बात करें तो इन सार्क देशों में दो देश हैं जिनके पास परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता है, वह है भारत और पाकिस्तान। और इसी परमाणु शक्ति के कारण ही भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बहुत टकराते हैं। मुद्दा रहता है कश्मीर का और टकराहट होती है परमाणु शक्ति होने के नाते। तो इसलिए परमाणु निःशस्त्रीकरण को लेकर भी सार्क में चिंता होती है और प्रयास होते रहे हैं कि इस क्षेत्र को मुक्त किया जाए। उसके बाद आपसी तनाव दूर करने के कई बार प्रयास हुए हैं कई मुद्दों को लेकर और सफल तरीके से इसके निराकरण किए गए हैं। और अंतिम है नशीले पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण। नशीले पदार्थ की यदि बात करें तो मैंने बताया अफ़गानिस्तान विश्व में सबसे ज़्यादा अफ़ीम पैदा करने वाले देशों में है और अफ़गानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान
और भारत में दुर्भाग्य से पंजाब, ये वे क्षेत्र हैं जहां अफीम का धंधा बहुत हो रहा है गैर कानूनी तरीके से। और नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों में भी इस तरह के जो ड्रग्स हैं इसकी प्रचुरता बढ़ते जा रही है। तो इस पे नियंत्रण के लिए बात कही गई है, वैसे सार्थक प्रयास अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अब यदि इनके प्रयासों की हम, ये तो इनके हुए कार्य, हम कैसा मानते हैं इनके कार्यों को, क्या समीक्षा की बात, समीक्षा का अर्थ होता है कि कुल मिलाकर सार्क कैसा रहा, क्या खोया क्या पाया, क्या सार्क को हम असफल माने, क्या सार्क को हम सफल माने, क्या सार्क को हम पार्टली असफल और पार्टली सफल माने, क्या हम सोचते हैं सार्क के बारे में। तो समीक्षा यदि करें तो हम ये मानेंगे कि इसके मूल उद्देश्यों की जब बात की गई थी तो बड़ी आशा जगी थी कि सार्क एक बहुत सफल मंच होगा, क्योंकि उद्देश्य तो बड़े लॉफ्टी थे, जैसा मैंने जो शब्द यूज़ किया LOFTY, लॉफ्टी उद्देश्य थे। लेकिन समस्याओं का समाधान उस हद तक नहीं हो पाया है जैसी कि सार्क से अपेक्षा थी। 1985 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो बहुत उम्मीदें जगी थी, बहुत आशाएं हुई थी और लगा था कि सहयोग की भावना इस क्षेत्र में सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी, मित्रता बढ़ेगी और अपनी समस्याओं का समाधान ये लोग स्वयं निकाल लेंगे। वास्तव में जो दक्षेश है, सार्क है, वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में उसने काफ़ी कुछ सफलता पाई है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में। लेकिन संगठन से अभी तक कोई सार्थक उपलब्धि नहीं है। अर्थात सांस्कृतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में एक दूसरे देश के प्रति संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन यदि हम ऐसी बात करें सामूहिक आत्मनिर्भरता की तो कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली है, कोई विशेष सफलता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में ये बढ़ तो रहा है, विश्व के मंच में इसकी जो स्वीकृति है, इसकी जो अहमियत है सार्क की, वो बढ़ी है, लेकिन सफलता के नाम से कोई विशेष उपलब्धि अभी तक नज़र नहीं आती। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है पूर्ण सहयोग का अभाव। विश्व राजनीति हावी नज़र होते आती है। विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनका दक्षिण एशियाई देशों के अंदर दखल, दक्षिण एशियाई देशों की राजनीति में उनकी रुचि ये सुनिश्चित कर रही है कि सार्क देशों के बीच में सहयोग पर्याप्त न रहे। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सार्क की सफलता का मुख्य कारण है पूर्ण सहयोग का अभाव। और पूर्ण सहयोग का अभाव क्यों? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। आज नेपाल को यदि देखा जाए तो नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हो जाता है जब तब। अफ़गानिस्तान की समस्या बारंबार मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। उसके साथ ही पाकिस्तान अमेरिका की ओर झुका रहता है और बांग्लादेश जो है वो अभी भी कुछ नई दिशा खोज रहा है। बांग्लादेश अभी शुरुआत नहीं कर पाया है अपने को एक स्वतंत्र, सार्वभौमिक, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उसे भी काफ़ी चलना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पूर्वी इस्लामिक राज्य की आर्थिक समिति, जो पूर्वी इस्लामिक राज्य की जो समिति बनी है वो उसकी जो आर्थिक समिति की ओर देखते रहते हैं, वहाँ से मदद की अपेक्षा करते हैं। ऐसे में इतने विरोधाभास में सार्क को जीवित रखना, सार्क को सार्थक रखना
और सार्क को मजबूती से आगे बढ़ाना ये एक बड़ा कठिन काम लग रहा है। इस पे सोचना होगा कि क्या सार्क देशों को अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना है, क्या उनके लिए सार्क की अहमियत और बढ़ाई जा सकती है, आदि आदि। अगर सार्क को जनता के कल्याण और औद्योगिक विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना है तो उसे अपनी ये जो दूसरे महाशक्तियों के साथ की जो राजनीति है उससे दूर हटना होगा, और वही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चाहते हुए भी इन देशों पे ये महाशक्तियां बारंबार हावी होने का प्रयास करती हैं। सार्क को और मजबूत होना होगा, इनके राष्ट्राध्यक्षों को एकजुटता का परिचय देना होगा, ज़्यादा मजबूत बनना होगा, और तभी जाकर हम कह सकते हैं कि सार्क एक शक्तिशाली संगठन बन सकेगा। वर्तमान में सार्क बहुत कम क्षेत्र में सफल रहा है और सफल होने के लिए उसे बहुत चलना है। एक और सार्क की सफलता को लेकर जहां चिंता है, सार्क के अस्तित्व को लेकर जहां चिंता है, वहीं दूसरी ओर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि दक्षिण एशिया की शांति व सहयोग में सार्क का योगदान रहा है। दक्षिण एशिया की शांति और सहयोग में सार्क का योगदान, निश्चित रूप से सार्क ने अपने अंदरूनी ढांचे की कमजोरी के बावजूद सार्क देशों ने एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करते हुए तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक दूसरे के नज़दीक आने का काम इसके माध्यम से ज़रूर हुआ है, तनाव निश्चित रूप से कम हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव आया है, बारंबार सार्क की मदद से विश्वास बहाली के लिए कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को नज़दीक लाने का कार्य सार्क ने कुछ हद तक करने में सफलता पाई है। दूसरा योगदान इसका यह है कि इस क्षेत्र के कारण थोड़े थोड़े अंतराल में जो बैठकें होती रहती हैं सार्क की, चाहे वो शिखर सम्मेलन के रूप में हो, चाहे विदेश मंत्रिपरिषद के सम्मेलन के रूप में हो, या उसके अलावा तकनीकी समितियों के माध्यम से लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हो, तो ये जो लगातार थोड़े थोड़े गैप में जो बैठकें होती हैं उससे कई छोटे मोटे मतभेद मिटाने में बहुत सरलता हुई है, आसानी से सुलझे हैं, और एक तरह का अपनापन इन देशों के बीच में आया है। एक दूसरे के प्रति झुकाव बढ़ा है, परस्पर संबंध बढ़े हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि सार्क के बैनर के तले जो समितियां बनी हैं, जो संगठन बने हैं, जो इसका प्रशासनिक कार्यालय है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन लोगों की आवाजाही ने विभिन्न सार्क देशों को एक दूसरे से निकट लाया है। अगला बिंदु, इस क्षेत्र के देशों ने आपसी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए जो आत्मनिर्भरता पर बल दिया, उस आत्मनिर्भरता के पर बल का परिणाम ये हुआ कि विदेश की ओर ताकना इन देशों का थोड़ा कम हो गया है। आत्मनिर्भरता पर इन देशों के द्वारा बल दिए जाने का परिणाम विदेशियों की ओर ताकना कम हुआ, विदेशियों का प्रभाव थोड़ा कम होना, और उसके बदले अब ये देश कुछ हद तक सार्क के बैनर के तले ही आत्मनिर्भरता का प्रयास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की शांति और सहयोग में सार्क का योगदान माना जा सकता है। अगला बिंदु है कि अन्न भंडार इस क्षेत्र में पर्याप्त है, अन्न का पर्याप्त भंडार है, लेकिन उसके बावजूद अकाल के कारण, बाढ़ के कारण और कुछ अन्य समस्याओं के कारण जब समस्या होती है तो ये क्षेत्र एक दूसरे की भावना की कद्र करते हुए
अन्न भंडार को शेयर करते हैं और इस प्रकार एक संरक्षित अन्न भंडार की जो स्थापना सार्क के अंतर्गत की गई है, उसने इस क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों को भूखमरी से मरने से बचाया है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी इस भंडारण की स्थापना के कारण शांति का माहौल बना है। 2004 में जो साफ्टा की संधि हुई थी वह एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। साफ्टा की संधि के माध्यम से इन देशों ने मुक्त व्यापार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, वादा तो किया, सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार के लिए सहमत हुए, जो निश्चित रूप से शांति और सहयोग की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है। दुर्भाग्य से साफ्टा लागू पूरी तरह नहीं हो पाया है, दुर्भाग्य से उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन 2006 1 जनवरी को प्रभावी होने के बावजूद भी इसमें कुछ दिक्कतें हैं। सीमा शुल्क को लेकर कुछ विवाद होते हैं, लेकिन 2007 तक 20% करने का जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा हो गया है। तो ये साफ्टा की स्थापना या साफ्टा का समझौता एक बहुत अहम मील का पत्थर है। अंतिम जो बात हम शांति और सहयोग में योगदान की सार के द्वारा करें तो वो ये है कि साफ्टा के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों को बहुत लाभ हुआ है। लाभ किस तरीके का? व्यापार के क्षेत्र में तो हुआ ही, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है। इसका राजनीतिक फायदा भी हुआ है। राजनीतिक मामलों में भी साफ्टा के कारण सहयोग में वृद्धि हुई है। तो इसका कुल मिला के निष्कर्ष ये कि भारत सार्क में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके अलावा चार्टर के और मजबूत होने की अपेक्षा है और अंत में कि भारत पाकिस्तान के बीच के झगड़े, जिसमें सतत रूप से दोनों के बीच में तलवारें चलती रहती हैं, उसके बावजूद भी सार्क के मंच ने इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्क कितना सफल, कितना असफल? सफलता भी ऐसी नहीं जिसे हम एक उपलब्धि मान लें। असफलता के कारणों का विवेचन भी हो चुका। अब एक अंतिम बिंदु जिस पर हम आ सकते हैं वो है कि दक्षिण एशिया में जो सार्क के उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति कैसे की जाए। दूसरे शब्दों में दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग बढ़ाने के क्या तरीके हैं, क्या किया जाए। पहला, राजनीतिक स्थिरता कायम करने की ज़रूरत है। राजनीतिक स्थिरता कायम करने की ज़रूरत है। दूसरा, आतंकवाद की समस्या का निराकरण करना ज़रूरी है। सार्क के देशों में ये बढ़ता आतंकवाद एक बहुत गहरी समस्या बन गई है। तीसरा, नई नई जो समस्याएं जो आ रही हैं इसे मिलजुल कर सुलझाने की समस्या है, जो कई बार नहीं हो पाती, तो ये करना होगा। चौथा तरीका जिसके माध्यम से सार्क को मजबूत किया जा सकता है वह है निर्धनता, बेरोजगारी और शिक्षा पर एक समग्र प्रयास। मैं पुनः दोहरा दूं, निर्धनता, बेरोजगारी और शिक्षा पर समग्र प्रयास, एकजुट प्रयास की ज़रूरत है, यानी सहयोग की ज़रूरत है। और अगला बिंदु, साफ्टा को जो एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे मैं बारंबार यही शब्द यूज़ कर रहा हूँ, साफ्टा को पूर्ण रूप से लागू करने की ज़रूरत है। और अंतिम तरीका शांति और सहयोग बढ़ाने का, जो ड्रग्स का जो बढ़ता व्यापार है इस क्षेत्र में, उस पर नियंत्रण की ज़रूरत है। तो यदि हम ये 6-7 तरीके अपनाएं तो विश्वास है कि सार्क मजबूत होगा। दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक वैश्वीकरण का भी प्रभाव पड़ा है।
आर्थिक वैश्वीकरण अर्थात क्या, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के का ही असर था कि साफ्टा जैसी संधि पर हस्ताक्षर हुए। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र 2002 में इसे हमने घोषित तो किया, लेकिन लागू कब किया? 1 जनवरी 2006। और इसके अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती की बात हुई, 20% कटौती, और कुछ अन्य मुद्दों पर भी व्यापार को सुलभ करने का प्रयास हुआ। लेकिन इसमें हम पूर्ण रूप से सफल अभी नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये तय है कि विश्व आर्थिक वैश्वीकरण का ही प्रभाव था कि दक्षिण एशियाई देशों ने साफ्टा जैसी संधि पर हस्ताक्षर किए और अपनी सहमति जताई। शांति और सहयोग दक्षिण एशिया में बढ़ने के प्रयासों में महाशक्तियों का दखल एक चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में चीन और उसके बाद अमेरिका, इन लोगों का प्रभाव दोनों का बढ़ते जा रहा है। चीन नेपाल के साथ उसकी समस्याएं हैं या नेपाल के साथ समस्याओं का निराकरण कर रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ उसने कुछ नए तरीके अख्तियार किए हैं। पाकिस्तान अमेरिका की ओर है। तो इस प्रकार इन लोगों का बढ़ता जो प्रभाव है वो एक चिंता का विषय है। अमेरिका में शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान, उनके संबंध काफ़ी बेहतर हुए, लेकिन दुर्भाग्य से हथियारों के बाजार के रूप में अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र को देखा जाता है और इसलिए शांति और सुरक्षा यहाँ पर उसका संबंध अमेरिका से कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। अमेरिकी हित जो इस क्षेत्र को अपने हथियारों का बाजार समझता है और सार्क का हित एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में वैसे भारत और चीन के संबंध तो बेहतर हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद को लेकर और व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच में जब तब तनातनी होती रही है। दक्षिण एशियाई देश और दक्षिण एशिया की समस्याएं, इसके विवेचन के बाद, पूरी तरह से गहन अध्ययन के बाद, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार आपको स्मरण में लाना जरूरी है। तो उन बिंदुओं को थोड़ा सा हम अध्याय की समाप्ति में थोड़ा उन पर नज़र डालें। पहला कि दक्षिण एशिया के 9 देश हैं। कितने देश हैं? 9, जिसमें एक म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है और 8वां देश सार्क का सदस्य बनने वाला अफगानिस्तान है। दूसरा, दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश चीन भी है, लेकिन उसे इस क्षेत्र का दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। तीसरा बिंदु, भारत और श्रीलंका 2 सामान्य राजनीतिक ऐतिहासिक विशेषताएं हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों के लिए। दोनों इंग्लैंड के अधीन रहे पूर्व में और दोनों हमेशा लोकतांत्रिक रहे। चौथा, भारत की विदेश नीति सहयोग पर आधारित है, सौहार्द पर आधारित है सदैव। 5वां, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने के लिए भारत सदैव इच्छुक रहा है, पर दुर्भाग्य से दूसरे देश किन्हीं कारणों से हमें अविश्वास की नज़र से देखते हैं। अगला, भारत और नेपाल। इसमें नेपाल भारत और चीन दोनों से लाभ लेना चाहता है और इसी का परिणाम है कि भारत को वो शंका की दृष्टि से देखता है और जब तब गतिरोध उत्पन्न होते रहता है। यद्यपि भारत के लिए श्रीलंका के साथ संबंध होना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत और श्रीलंका, इनके बीच इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संबंध हैं और चरम सीमा पर हैं। इनके बीच अत्यधिक सौहार्दता और मधुरता बनी हुई है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध उतार चढ़ाव पे रहे हैं और धीरे धीरे ये दोस्ताना दिशा में बढ़ रहे हैं। दक्षिण एशिया की यदि बात करें तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा किए बिना
ये अध्याय पूरा तो हो ही नहीं सकता। और रही भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात, तो मधुरता तो एक दिवा स्वप्न ही नजर आती है, क्योंकि इन दोनों के मध्य कोई एक समस्याएं नहीं बल्कि समस्याओं का भंडार है और उन सब समस्याओं में जटिलता है। परिणाम क्या हो रहा है कि इस जटिलता के कारण संबंधों के सामान्य होने में, उसको नॉर्मलाइज करने में अनेकों बाधाएं आ रही हैं, और सबसे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अगला बिंदु साफ्टा यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इस पर विस्तार से बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगला बिंदु उसके बाद सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसके बारे में विस्तार से बता दिया गया है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण सार्क उतना विकसित नहीं हो पाया, उतना मजबूत नहीं हो पाया जितनी अपेक्षा थी। और अंतिम बात कि साफ्टा और जो एग्रीमेंट है, इसकी स्थापना होने से एक तरीके से हम ग्लोबल वैश्विक व्यापार की दिशा में सोचने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो उपलब्धि की यदि बात करें, सार्क के उपलब्धि की, तो साफ्टा की सोच और उस पर इन सदस्यों की सहमति होना, हस्ताक्षर होना, ये स्वयं में एक अच्छी उपलब्धि है। इस प्रकार ये अध्याय जिस पर दक्षिण एशिया पर आपको प्रकाश डाला गया, वो पूर्ण रूप से अब यहाँ समाप्त होता है।